साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारी सियासी उथल पुथल की खबर है और इतनी सारी खबरें हैं दोस्तों, आपको क्या बताऊं। हर दिन बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये नजर ही नहीं आती। बहुत सारी खबरें ऐसी थी दोस्तों जो मुझे ढूंढते ढूंढते काफी वक्त निकल गया, मैं ढूंढ नहीं पाया। ऐसी खबरें हैं, मैं तो आपको बिना सोर्स के दिखाता भी नहीं। आपको आज के वीडियो में 10 बड़े फैसलों की जानकारी दूंगा। ये पिछले कुछ दिनों में हुए फैसले हैं और इतने बड़े फैसले हैं दोस्तों जो पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। कैसे प्रभावित करने वाले हैं, ये मन में भी सवाल उठेगा। इसके पीछे की कोशिश ये है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की बहाली हो, बिना किसी भय, पक्षपात के, भेदभाव के लोग अपने वोट बिना किसी डर के डाल सके, ये कोशिश हो रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये कहते तो सब है, सुनते भी हैं, लेकिन होता नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, जमीनी स्तर पर, सेना से लेकर के अधिकारियों के स्तर पर मैं 10 बड़े फैसलों की जानकारी देने जा रहा हूं। और इसके साथ ही दोस्तों ममता बनर्जी के कुछ बयान सुनाता हूं। एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि वो हार मान रही हैं, इंसाफ की बात कर रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। भाई, जो अब तक सरकार आप चला रही थी तब तो आपने इंसाफ की बात नहीं की, तब तो आपने न्याय की बात नहीं की। आज जब आपको हार दिख रहा है तो सिंपैथी गेन करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की दुहाई दे रही हैं। तो आखिर वो कौन से 10 फैसले हैं, उंगलियों पर गिन करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं दोस्तों, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपके कमेंट से मेरे वीडियो को ताकत मिलती है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। पहला कमेंट, जय सिया राम। काफी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने के बाद भी वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों, वायरल है, कोई विशेष नहीं, सर्दी खांसी ही है, लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बंगाल की हर अपडेट आप तक पहुंचा सकूं। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। होली का उत्सव आपको बता रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। होली पर हमने जो गीत तैयार किया है मैंने ही लिखा है दोस्तों, मेरी ही आवाज में है, कमेंट में पिंड कर दिया है। देखिए, बताइए, सुष्मिता जी के साथ ये गाना है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आइए शुरू करते हैं। पहला फैसला, फैसला नंबर 1। मैं बड़े दिनों से ढूंढ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश दिए हुए भी कुछ दिन हो गए। अब यह बात सामने आई है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उड़ीसा और झारखंड हाई कोर्ट से 200 जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस, मजिस्ट्रेट, इनकी मांग की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि आपको अगर लग रहा है कि और लोगों की जरूरत है तो आप झारखंड और उड़ीसा हाई कोर्ट से जजेस की मांग कीजिए, उनसे मदद के लिए कहिए, वो भेजेंगे। ये आदेश है, बेसिकली कहने की भाषा ये होती है। मैं ढूंढ रहा था भाई, पहले तो इनको ये फैसला करना था कि कितने लोग चाहिए, कहां लगाएंगे, क्या लॉजिस्टिक्स होगा, कहां रहेंगे। अब फाइनली इन्होंने 200 मजिस्ट्रेट की मांग की है। पहले से ही बंगाल में दोस्तों 150 जजेस ऑलरेडी लगा दिए गए हैं। तो 150 और 200 350 हुए। लेकिन मेरी अभी नजर गई, एक एनडीटीवी एक पत्रकार हैं ये, श्रेयसी दे, इन्होंने लिखा है एट द मोमेंट 530 जुडिशियल ऑफिसर्स हैव बीन डेप्यूटेड फॉर सर इन वेस्ट बंगाल। 530 जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया गया है, यानी और भी अधिकारी, न्यायिक अधिकारी होंगे जिनको लगाया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब फुल फ्लेजेड तरीके से, बिना किसी हस्तक्षेप के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोई अधिकारी नहीं है, ये जज हैं। इनके पास जजों की शक्ति है, इनको कोई नहीं डरा सकता। इस बात को ध्यान रखिए। ममता बनर्जी भूल चूक से भी ये गलती नहीं करेंगी।
अगर कहीं हो भी गया ना तो उसका इतना बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू हो चुका है। तो ये हुआ पहला फैसला। मैं दूसरे फैसले पर जाऊं दोस्तों, उससे पहले जरा ममता बनर्जी की ही कहानी दिखा देता हूं। 9 और फैसले दिखाऊंगा, बड़े फैसले। ममता बनर्जी ने अपना कैलकुलेशन कर लिया है। वो साफ साफ बता रही हैं कि 1,20,00,000 लोगों के नाम काटे जाएंगे। मेरे मन में कभी कभी सवाल उठता है कि क्या इनको, भाई ये तो फाइटर है, यही कहते हैं सब लोग, ये तो बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है, वरना 3 बार कैसे जीत जाती। और लेफ्ट की सरकार को हराना ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था दोस्तों। इनके पास बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है। ये सीधा सीधा बता रही हैं कि 28 फरवरी को, यानी आज 27 है, कल जो फाइनल सूची आएगी, उसके बाद और भी सूची आएगी, लेकिन पहली बड़ी सूची कल आ जाएगी। उसमें 80 लाख नाम हटाने की सोची समझी साजिश है। फिर अलग अलग चीजों को जोड़ करके कैलकुलेट करती हैं कि 40 लाख और होंगे, और इस तरीके से 1,20,00,000 लोगों को हटाया जाएगा। इनका बयान सुनाता हूं, एक आध बयान सुनाऊंगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे क्या क्या करती है। इनके इमोशंस को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी में बाइट है। पश्चिम बंगाल में अगर वोट मांगना होगा ना तो बांग्ला में मांगेगी। ये मुसलमानों के लिए है, इसीलिए हिंदी में कह करके वहां तक अपने संदेश पहुंचा रही हैं। सुन लीजिए। लोग को 58 लाख निकाल दिया। उसको बाद छुपा छुपा के, जो पहले रूल्स ही नहीं था, लॉजिस्टिक डिस्क्रिपेंसी नाम पे 50 लाख नहीं, वो 80 लाख होगा। अगर 20 लाख हम मतमे की बीच पकड़े तो 1,20,00,000 लोगों का नाम बाद चल जाएगा। मैंने खुद जाके फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में। मेरे को पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, लेकिन आज ऑर्डर देने का बाद भी बहुत दिन हो गया, हमको पता नहीं है 28 तारीख में जो लिस्ट निकालेगा, 14th हो जाने का बाद भी एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स, ये लोगों ने छुपा रुस्तम लोगों ने 1,20,00,000 लोगों को नाम उतार दिया आफ्टर 14 कि लॉग इन उसका पास में है। मुझे तो लगता है दोस्तों, ममता बनर्जी ने क्या कहीं कोई हार मान ली है, या सिंपैथी का एक नया खेल शुरू हुआ है। भाई इनको चोट लगती है तो ये सिंपैथेटिक हो करके, और माने जो सहानुभूति है वो गेन करने में भी एक्सपर्ट है। ये कहती हैं कि मैं इंसानियत चाहती हूं। ये कहती हैं कि तृणमूल, बीजेपी, सीपीएम, हिंदू, मुस्लिम, हमको इससे लेना देना नहीं है, बस वोट की ताकत खत्म ना हो जाए। अब सवाल है कि जो विदेशी है, जो बाहरी है, क्या उनकी ताकत के दम पे कोई जीतेगा? बयान सुनिए। मैं इंसानी के लिए इंसानियत चाहते हैं। मेरे को देखना नहीं है कौन तृणमूल है, कौन बीजेपी है, कौन सीपीएम है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन जैन है, कौन सिख है, कौन ईसाई हो। मेरे को देखना है कि लोकतंत्र बर्बाद ना हो और जनता का अधिकार प्रतिष्ठित रहे। चाहे किसी को भी निकाल दिया, मैं उसको खिलाफ में हूँ। जो भी है, ऑर्डर भी हो गया, 4-5 दिन हो गया कोर्ट का, उसका बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। मेरे को पता नहीं है 28 तारीख में जब लिस्ट निकालेंगे तो लोगों को मन में जिसको नाम नहीं रहेगा कितना दुख होगा। आई प्रे फॉर देम। और आखिर में दोस्तों ममता बनर्जी गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय के लिए लड़ूंगी। और आखिर में कहती हैं जियो और जीने दो। जरा वो हिस्सा भी सुन लीजिए, फिर बाकी 9 फैसले आपको दिखाता हूं। सुन लीजिए। तो अधिकार मत छीनने दो, लोगों को अधिकार वापस दो। हम इसी के लिए हम प्रे करके जा रहा है। अगर जिसको नाम निकाल दिया, जिसको टोटल पेपर है, इट वाज कंप्लीटेड आफ्टर दैट आल्सो, इट इज नॉट 50 लाख, इट इज 80 लाख एंड पहले का 58 लाख, और उसमें 20 लाख अगर मौत भी आप पकड़ाओ तो क्यों छोड़ दिया? तो इसी के लिए एक काम सफल हो जाएगा तो हम फिर आके इधर में माथा ठोकेंगे कि हम आज प्रे करके जा रहा है जस्टिस के लिए, जियो और जीने दो। अब दूसरा फैसला पश्चिम बंगाल के लिए दोस्तों, वो तो सुप्रीम कोर्ट का दिखाया पहला, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। दूसरा फैसला चुनाव आयोग का। हर विधानसभा में केंद्र के अधिकारी तैनात होंगे, और ये कब होंगे? प्री पोल नामांकन चरण की सख्त निगरानी के लिए। अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है दोस्तों, कोई अधिसूचना नहीं हुई है, उससे पहले ही केंद्रीय बल तैनात करने का फैसला हो गया ना। ये बहुत बड़ा फैसला है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी
सर के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए ना, अलग अलग जगहों से, केंद्रीय, दूसरे राज्यों से। ये जो केंद्रीय अधिकारी होंगे दोस्तों, वो या तो केंद्र के होंगे या पश्चिम बंगाल के बाहर के होंगे। ये करेंगे क्या, ये पर्यवेक्षक करेंगे क्या? 294 जगहों के लिए, इतने विधानसभा सीट है ना, ये पर्यवेक्षक चुनाव की पूरी प्रक्रियाओं को देखेंगे कि नामांकन के दौरान कोई हिंसा होती है, मतदाताओं को कोई धमकाया जाता है, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर अगर कोई दबाव होता है, उससे जुड़ी शिकायत है, उसको देखा जाएगा। और मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सारे अधिकारी या तो केंद्र के होंगे या पश्चिम बंगाल से इतर दूसरे राज्यों के होंगे। अच्छा, मजे की बात क्या है, चुनाव आयोग कितना सक्रिय है इस बात को समझिए। 1444 अधिकारी ये छांट लिए गए हैं, इनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। 1444 अधिकारी, ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है, और ट्रेनिंग पूरी होने पर इनमें से 294 को पश्चिम बंगाल की विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन चरण की निगरानी के लिए भेजा जाएगा। अच्छा, ये कब तक रहेंगे? जब तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी तब तक रहेंगे, और जब चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाएगी दोस्तों, तब तक ये कड़ी नजर रखेंगे। आप समझ रहे हैं? अच्छा, आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक बनाया जाएगा, आईएएस रैंक के अधिकारियों को सामान्य अधिकारी, और ईआरएस अधिकारियों को वित्तीय मामलों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नामांकन से लेकर चुनाव खत्म होने तक हर लेवल के अधिकारी, यानी एक लेयर और बढ़ गया है। ये दूसरा फैसला है। तीसरा फैसला, आपको मैंने बताया था दोस्तों अभी 2 दिन पहले कि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 480 कंपनियों की तैनाती होगी चुनाव की घोषणा से पहले ही। 1 मार्च को ही 240 हो जाएंगे। अच्छा, ये एक्चुअल में अगर देखिए, पिछले चुनाव से तुलना कीजिए, किसी भी चुनाव से, तो भेज तो देती है चुनाव आयोग, भेज तो देता है, लेकिन उसका कोई उपयोग होता नहीं है। इनको भेजते ही नहीं है राज्य पुलिस, इनके हाथ बंधे होते हैं। जैसे श्रीनगर में आप यूपीए शासनकाल याद कीजिए, वहां सेना के अधिकारी तो रहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हाथ पांव बंधे होते हैं। कांग्रेस की सरकार ताकत ही नहीं देती थी, कुछ मत करो। भाजपा की सरकार ने क्या कहा कि अगर कोई तुमसे छेड़छाड़ कर रहा, वहीं मामला रपट दो। किसी घर में आतंकवादी छिप गया है, वो उसको बसेरा दे रहा है, तो 2 बार बोलो, 3 बार कि निकलते हो या नहीं, और घर वालों को बोलो निकालते हो या नहीं। उसके बाद इतना बड़ा बम उस पर फेंक दो। उसमें पुलिस वाले, सेना को जान डालने की जरूरत नहीं है। अब यही हुआ है दोस्तों, जो ये 480 कंपनियां जा रही है ना, जिसमें 240 1 मार्च को पहुंचेंगी, इनकी गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे। जीपीएस ट्रैकर, और ये पहले दिन से आखिरी दिन तक काम करेगा। मतलब इनका मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले चुनाव में जानते क्या हुआ था कि बहुत सारी शिकायतें आई थी कि आपने केंद्रीय बलों को तो भेज दिया, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। अब ये चुनाव आयोग दिल्ली में बैठे बैठे देख सकता है कि क्या जीपीएस ट्रैकर्स के माध्यम से कि ये जो हमारे केंद्रीय बल हैं, ये वास्तव में मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तीसरा फैसला है दोस्तों। चौथा फैसला, आइए माफ कीजिएगा, फैसला नंबर 4। इस बार चुनाव आयोग दोस्तों ये भी कोशिश कर रहा है कि क्या हम पश्चिम बंगाल में एक चरण में मतदान करा सकते हैं या नहीं। ये विचार है, ये फैसला से ज्यादा विचार है, बाकी बड़े बड़े फैसले अभी दिखाऊंगा। तो उसमें यह बात सामने आ रही है कि इसके लिए हमें 2500 सीएपीएफ कंपनियों की जरूरत पड़ेगी। 2500। तो ये फैसला से अधिक मैं मानता हूं कि ये विचार किया जा रहा है। आगे बढ़िए, फैसला नंबर 5। बहुत बड़ा फैसला दोस्तों, मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी हुआ हो।
जब चुनाव होता है ना दोस्तों कहीं पर भी, तो उसमें घोषणा की जाती है कि ये सेंसिटिव है, ये अति सेंसिटिव है, ये लिबरल है, ये ऐसा है, कुछ होता है दिखते ही गोली मार देने के आदेश होते हैं। पश्चिम बंगाल के सभी बूथों को सेंसिटिव घोषित किया गया है बराबर। चुनाव आयोग को भरोसा ही नहीं है। और ये भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है कि पिछले जितने भी चुनाव देखे, एक भी साफ सुथरा मतदान नहीं रहा। हर बार हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिली ही मिली है। कहीं पर भी इनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को मतदान होने ही नहीं देते हैं। तो यह बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। सारे आप सोचिए, जो शहर होता है वहां तो कम से कम शांति होती है, वहां भी नहीं है। कोलकाता में भी नहीं है। मैंने तो एक वीडियो देखा था दोस्तों, कल देख रहा था, बड़ा वायरल हो रहा था कि वहां पे लोग किसी एक्वाटिका या कुछ नाम है मुझे नहीं पता, वहां कुछ संगीत समारोह चल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, भागे भागे लोग आए। मैं पुष्टि भी नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लगभग दर्जनों लोगों ने उसको डाला है। अब सारे वहां रमजान बनाने वाले लोग पहुंच गए कि तुम गाना नहीं बजा सकते, म्यूजिक नहीं चला सकते। पुलिस ने मना नहीं किया कि भाई इसमें कौन सी रोक है, बल्कि उल्टा समझाने लगे। तो ये तो स्थिति कोलकाता तक की है। तो ये बड़ा फैसला नंबर 5, बंगाल के सभी बूथ को सेंसिटिव घोषित कर दिया गया है। फैसला नंबर 6, एक नियम है दोस्तों कि 3 साल अगर आपको कहीं काम करते हो गया है तो आपका ट्रांसफर होगा। होम डिस्ट्रिक्ट है तो भी। इस बार पश्चिम बंगाल में स्ट्रिक्टली इसको अनिवार्य किया जा रहा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक, ना तो अपने गृह जिले में रहेगा, और अगर 3 साल किसी दूसरे जिले में तो वहां से हटाया जाएगा। उसमें क्या होता है आप समझिए कि अगर कोई होम डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको हर नेताओं की जानकारी होती है, वो डरता है। जो लोकल नेता होते हैं, गुंडे होते हैं, वो डराते हैं कि बेटा तू यहीं रहेगा ना, निपटा दूंगा। अब सारे इधर उधर। तो ये आदेश किस किस पर आ रहा है जरा सुनिए। बड़े अधिकारी हैं, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, खंड विकास अधिकारी, उपमंडल अधिकारी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसपी, अतिरिक्त एसपी, सब के लिए यह नियम लागू किया गया। फैसला नंबर 7, बहुत बड़ा फैसला दोस्तों। इस बार चुनाव ड्यूटी से स्थानीय पुलिस को, मतलब एक तरीके से अगर कहिए तो पूरी तरीके से उसको दूर किया जा रहा है। मतलब कंट्रोल वाइज कह रहा हूं, तो स्थानीय पुलिस तो रहेगी। और उसकी वजह क्या है? अक्सर यह शिकायत रहती है कि स्थानीय पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। अब यहां पर कई सारे आदेश दिए गए हैं, जैसे जो पुलिसकर्मी, चुनाव आयोग का आदेश है ये निर्देश, सीधे चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं, उन्हें उनके वर्तमान पुलिस स्टेशन एरिया से हटाकर दूसरे सब डिवीजन या जिले में भेजा जाएगा। एक और चीज होता है दोस्तों, याद कीजिए बंगाल के पिछले चुनाव का, जो बूथ होती है ना, बूथ, उसके भीतर लोकल पुलिस होते हैं और बाहर होते हैं केंद्रीय बल। उनको बड़ा दूर रखा जाता है, 100 मीटर 200 मीटर दूर घेरे में। बोलते हैं अरे तू क्या काम करेगा, चिकन खा। मतलब चिकन छोड़ दीजिए, जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, अच्छे अच्छे खाने और शराब देते हैं, बैठा रह तू, बाकी हम संभाल लेंगे। उल्टा हो गया। अब पुलिस वाले दूर रहेंगे, स्थानीय पुलिस, और केंद्रीय बल अंदर रहेंगे। मतदाताओं से कोई संपर्क ही नहीं रहेगा 100-200 मीटर की दूरी पर, कोई नहीं। सेंट्रल फोर्सेस पोलिंग बूथ के अंदर और लोकल पुलिस बाहर। ये बड़ा फैसला है दोस्तों, ये बड़ी खबर है ये, इस बात को ध्यान रखिए। ये है 7वां फैसला। 8वां फैसला में आइए, रैंडम डिप्लॉयमेंट।
पुलिस अधिकारियों को कब किस जगह पर तैनात किया जाएगा किसी को पता नहीं होगा, किसी को नहीं। वो रैंडम होगा, और बड़े पुलिस अधिकारियों के लिए, खास करके संवेदनशील इलाकों में तो और माने उनको आखिरी मोमेंट तक ये नहीं पता होगा कि हमें किस जिले में किस विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी करनी है। आखिरी मोमेंट तक ये रैंडम डिप्लॉयमेंट ये गुप्त रहेगा। इसका मतलब है कि ये पूरी व्यवस्था को चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के हाथ में न छोड़कर किसके हाथ में दिया जानते हैं? पर्यवेक्षकों के। अभी आपको शुरू में बताया था ना, पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे, यानी पर्यवेक्षकों के हाथ में यह पावर दे दिया। जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं या दूसरे राज्यों के हैं, वो बंगाल के अधिकारी नहीं होंगे। अभी जब सर चल रहा है ना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो बड़े सारे लोग बोल रहे थे बंगाल में खेल हो गया भैया, ईआरओ कौन है? बंगाल के अधिकारी है। अचानक से चुनाव आयोग एक स्पेशल पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर लेकर आया। अब इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भेजना तो अपने को है। अचानक से उन लोगों ने क्या किया, जो उनका लॉगिन पासवर्ड है ईआरओ और ईआरओ का, उसका हटा दिया पासवर्ड, उसको अनलॉक कर दिया। अब जो स्पेशल पर्यवेक्षक है वो फैसला करते थे और वो रिव्यू में डालते थे। इसीलिए ममता बनर्जी भड़क उठी थी। ये वही स्पेशल पर्यवेक्षक इस मामले में वो फैसला करेंगे कि कौन से पुलिस अधिकारी कहां जाएंगे, और रैंडम होगा ये, कोई किसी को जानता नहीं है। तो ये है 8वां फैसला। हालांकि इसमें देख रहा था मैं, कांग्रेस का अखबार है ना नेशनल हेराल्ड, बड़ा बदनाम हो गया। इसने ये लिख दिया है हेड ऑफ पोल्स इन नॉन बीजेपी स्टेट्स में ये रैंडमाइज्ड किया जा रहा है, जबकि इसी में अगली लाइन ये लिखा है असम भी है। 5 जगहों पे चुनाव है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और वेस्ट बंगाल। तो भैया पुडुचेरी, असम क्या, असम तो प्योर बीजेपी शासित सरकार है, वहां भी हो रहा है। लेकिन बंगाल के लिए जरा विशेष है, बाकी जगहों पर दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। अगला फैसला आइए, फैसला नंबर 9। ये क्या है दोस्तों? इसमें 2 तरह की चीजें हैं। पहले क्या होता था, सरकारी स्थानों पर ही सिर्फ पोलिंग बूथ बनते थे। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको और बढ़ाना है, लोगों को सुविधा देनी है। सरकार वहां जो ममता सरकार बोल रही है हम नहीं देंगे, नहीं है कुछ भी बहाने कि हम नहीं दे पाएंगे टाइप से। बोला कोई बात नहीं, नियम ही बदल दिया कि अब जरूरी नहीं कि पोलिंग बूथ जो है वो सरकारी जगहों पर ही बने, वो प्राइवेट जगहों पर भी बन सकती है। एक नियम और बनाया कि 250 से अधिक घर या 500 से अधिक मतदाता हो तो वहां पर भी बन सकते हैं। यह बड़ा फैसला है दोस्तों। जब छोटे छोटे कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं ना, तो टीएमसी वाले अकेले जाके नहीं लड़ेंगे। ये क्या है, जब मान लीजिए 20 बूथ एक साथ है तो सारे पहुंच जाते हैं टीएमसी के लोग। अब 20 अलग अलग है तो जाइए 5-5 लोग, वो सोसाइटी वाले ही रपट के भगा देंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है। और फैसला नंबर 10 दिखाता हूं दोस्तों। एक बहुत बड़ी परेशानी पिछले चुनाव में कोलकाता में देखने को मिली, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। जो हाउसिंग सोसाइटीज है ना, हम लोग तो सोसाइटीज में रहते हैं, RWA, AOA टाइप से बना करके, तो इन लोगों को लगता है कि ये भाजपा वाले वोटर हैं। तो टीएमसी पर यह आरोप लगा कि उसने गेट में ही ताला लगा दिया, चुनाव के दिन बाहर निकलने ही नहीं दिया लोगों को, गेट में ही ताला लगा दिया कि बाहर नहीं निकलेंगे जब तक वोटिंग चलता रहा, उन किसी को बाहर नहीं आने दिया। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है कि अब ऐसी सोसाइटीज के अंदर ही पोलिंग बूथ बना दिया। राज्य सरकार को पसंद नहीं आया, बना दिया 78 ऐसे हाई राइजेस, इसमें अधिकतर कोलकाता के हैं। बोला आपको सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपनी सोसाइटी के भीतर आप वोट कीजिए, कहीं मत जाइए। यह ममता के लिए बड़ा झटका है दोस्तों। आप देखिएगा एक ऐसे समय में। अच्छा, एक और चीज जानकारी देता हूं, जो स्लम क्लस्टर्स है वहां पर भी अलग से बूथ बनाए जाएंगे, जो विवादित अधिकारी हैं उनको बाहर रखा जाएगा। अब ये जो इतने फैसले बता रहा हूं ना, आप समझिए इसमें कैसे धीरे धीरे नुकसान बढ़ रहा है।
पिछले चुनाव में 60 लाख वोट का ही अंतर था ममता और इसमें। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी को तो ये लग रहा है ना कि जो वोट कट रहे हैं, जो बाहरी हैं, जो गलत है, वो उन्हीं के कट रहे हैं, उनके हाव भाव से दिख रहा है। भाजपा तो नहीं विरोध कर रही है। उसके बाद मार्जिन बचेगा कितना, उसमें भी उनको पता है कि जहां हमने देने नहीं दिया वो हमारा वोटर नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे मार्जिन है ना, वो भयावह साबित होने वाले हैं। और आज मैं पहली बार आपको बोल रहा हूं दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग चल रहा है ना, अगर सही मायने में बड़ी ईमानदारी से चुनाव हो गया ना, तो इस बार बंगाल में भाजपा 2/3 सीटें जीतेगी। देख लीजिएगा, मैं भविष्यवाणी अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं ये देखकर आपको बता रहा हूं कि इस बार बंगाल में भाजपा 2/3 बहुमत हासिल करने वाली है। आप देख लीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों? आपकी राय का इंतजार रहता है। एक कमेंट तो बनता है, जय सिया राम लिखिए। बाकी आपको क्या लगता है? आज तो सीट पे भी आप बोल सकते हैं, जब मैंने खुद कहा है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। होली का जो नया गीत है वो पिंड कर दिया कमेंट में, मैंने खुद गाया है, लिखा है, बताइएगा कैसा लगा। मैंने अपनी पत्नी सुस्मिता के साथ गाया है दोस्तों। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।